नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आपने देखा कि हम जब भी बात करते हैं तो जो महिलाओं द्वारा पतियों के विरुद्ध या उनके परिवार वालों के विरुद्ध में जो फर्जी केसों की पेशबंदी की जाती है, उनके बचाव कैसे करने हैं, इसके संबंध में हमेशा हम वीडियो बनाते रहते हैं और आपको हर बारीकी से अवगत कराते हैं कि आपको कैसे अपना बचाव करना है। अगर आपके खिलाफ में कोई भी केस अगर फाइल कर दिया गया है तो आपको अपना बचाव आसानी से कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपके खिलाफ में आपकी पत्नी ने अगर कोई पुलिस थाने में कोई अगर कंप्लेंट दे दी है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, आप वहाँ पे जाइए, अपनी बात रखिए। दो चीज़ें होती हैं थाने के अंदर कि भैया या तो समझौता कर लो, समझौता करके ले जाओ, या फिर सेटलमेंट कर लो। तो कोशिश यही की जाती है कि किसी तरीके से सेटलमेंट हो जाए या फिर समझौता हो जाए, आपकी पत्नी आपके साथ में वापस चली जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो सबसे पहले जब आपके खिलाफ में कोई शिकायत आती है ना, तो उसको जांचना होता है, उस पर काउंसलिंग होती है कि किसी भी तरीके से परिवार न टूटे, समझाने की कोशिश की जाती है। फिर भी अगर चीज़ें अगर नहीं सुधरती हैं तो फिर एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। तो जो महिला थाने जो बने हुए हैं उसमें सीधा सा एक फंडा है कि या तो अपने साथ में ले जाओ या फिर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो वो एफआईआर दर्ज कर दे। तो अगर इस तरीके की अगर स्थिति आपके साथ में आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो एफआईआर के जो कंटेंट हैं उनको पढ़ना है। उसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें गलत बोली गई हैं, क्या क्या चीज़ें सही बोली गई हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी और एफआईआर अगर लॉन्च हो चुकी है तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइंस जो जारी की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें कहा गया था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन की डेट से 2 हफ्ते के अंदर में 41 सीआरपीसी का नोटिस देना है। अगर 41A का नोटिस अगर नहीं दिया गया सीआरपीसी के तहत में पति पक्ष को या पति के परिवार वालों को, उसके बाद में दिया गया, तो वहाँ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये चूक देखनी है कि जो आपकी एफआईआर रजिस्टर हुई है वो किस डेट में हुई है, और आपको जो 41A सीआरपीसी का जो नोटिस दिया गया है पुलिस के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको दे रहा है, तो वो कब दिया गया है, ये चीज़ आपको देखनी है। स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको चार्जशीट तक का इंतजार करना। आप अगर चाहो तो एफआईआर के अगेंस्ट में भी आप उसको क्वेश्चन कराने के लिए हाईकोर्ट में सीआरपीसी 482 में जा सकते हो, लेकिन बहुत सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए, बहुत सॉलिड प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन रेयर एंड रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि कहीं एफआईआर रद्द कर दी जाती, क्योंकि जो बयान जो चलते हैं वो 161 के बयान जो होते हैं वो महिला के तरफ से ही होते हैं और उसी के आधार पर वो चार्जशीटेड हो जाता है मैटर। अब बात आ जाती है, वो स्त्री धन बता देती है कि दहेज है, स्त्री धन है या दान है। इसके संबंध में हम एक वीडियो बना चुके हैं बहुत अच्छा। तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी जांच कर रहा है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि दान दिया गया है, क्योंकि जब शादी की जाती है ना तो उस टाइम पे ये दान हो जाता है, और जब मुकदमे लगाए जाते हैं तो फिर ये दहेज हो जाते हैं, और जब लेने की बारी आती है तो फिर ये स्त्री धन हो जाता है। तो अभी ये डिसाइड नहीं किया जाता है उस चार्जशीट में कि आखिर में ये दान और दहेज और स्त्री धन है क्या, और स्त्री धन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो महिला के लिए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दान में दी जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दहेज के अंदर आती हैं। तो इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी अपना एक वीडियो बना रखा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात ये होती है कि पुलिस आती है दरवाजे पे, परेशान करने की कोशिश करती है। पुलिस आएगी, नजरा नक्शी वगैरह बनाएगी, आस पड़ोस के लोगों के नाम पता पूछेगी, जाहिर सी बात। लेकिन आमतौर पे ऐसा भी नहीं होता है चार्जशीट में। वो क्या करते हैं कि आप जाएंगे, 41A का नोटिस दे दिया, आपसे नाम पता पूछ लिया और पूरा नजरा नक्शी बना के कोर्ट में पेश कर दिया। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके खिलाफ में अगर हो रही हैं और इस तरीके से अगर चार्जशीट फाइल की जा रही है, तो आपको क्या करना है कि उस चार्जशीट की कॉपी निकालनी है और उसको आपको चैलेंज करना है, क्योंकि उसी चार्जशीट के आधार पे मजिस्ट्रेट जो है ना कोर्ट में वो कॉन्विनियंस ले लेते हैं। तो अपना बचाव यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो यही होती है कि इन्वेस्टिगेशन जो 498A में और 406 के तहत में, 323 और 506 के तहत में ये गलत तरीके से की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब रही बात दहेज प्रताड़ना की बात, 498A की बात, तो 498 दहेज उत्पीड़न है।
जब दहेज उत्पीड़न हो रहा है तो धारा 323 और लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों उत्पीड़न से संबंधित है। अब बात आ जाती है 125 की, तो 125 सीआरपीसी जो है वो फैमिली कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन उसके जो तथ्य हैं वो क्रिमिनल केस जो 498A का जो दाखिल किया गया है आपके खिलाफ में, बिल्कुल वही सारे तथ्य हैं। तो जब 498A जब आपका प्रोसीडिंग में है, लंबित है, तो फिर फैमिली कोर्ट को ये पावर नहीं है, क्योंकि फैमिली कोर्ट जो है ना वो सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। तो फैमिली कोर्ट को ये पावर नहीं है कि क्रिमिनल कंप्लेंट को एंटरटेन करे, क्योंकि उसमें जो 125 में जो आरोप लगाए जाते हैं वही आरोप लगाए जाते हैं, मारपीट की गई, दहेज मांगा गया, फलाना ठिकाना। उसके लिए ऑलरेडी एक कंप्लेंट है जो मैटर पेंडिंग चल रहा है, उस पर चार्जशीटेड हुआ है, कॉग्निजेंस भी हुआ है, सारी चीज़ें वो चल रहा है। लेकिन फैमिली कोर्ट इस चीज़ पे डिसाइड कर देती है, देखती नहीं है, समरी ट्रायल होता है, देखती नहीं है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, हटाओ, पत्नी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन आपको देखना है कि जो फैमिली कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट की पावर रखती है, सिविल कोर्ट है, और इसके हाथ में क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है कि क्रिमिनल मैटर को इंटरटेन इस तरीके से करे जो मुकदमा ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात आती है, जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपकी पत्नी द्वारा आपके विरुद्ध या आपके परिवार वालों के विरुद्ध अगर दाखिल किया जाता है, तो आपको क्या करना है कि उसमें लीगलिटी देखनी है कि डीपीओ रिपोर्ट आई है, जांच हुई है, कैसे जांच हुई है, किस तरीके से हुई है, कितने दिनों बाद हुई है, क्या क्या तथ्य लिए गए। एक सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है, वही फॉर्मेलिटी करके वो भेज देते हैं, उसी पे मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो कंप्लेंट नहीं है, वो एक प्रार्थना पत्र है, और प्रार्थना पत्र के आधार पे मजिस्ट्रेट उस पर जो डीपीओ की जो रिपोर्ट होती है उस पर कॉग्निजेंस ले लेता है और सम्मन जारी करने का आदेश कर देता है। अब सम्मन आदेश अगर कर दिया गया और गलत तरीके से अगर सम्मनी हुई है तो आप उसको अपील में भी ले जा सकते हैं, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब भी आपके खिलाफ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई भी इस तरीके का अगर सम्मन आए और गलत तरीके से अगर जांच करके अगर डीपीओ अपनी रिपोर्ट अगर कोर्ट में दे, और कोर्ट अगर उस डीपीओ रिपोर्ट को देखते हुए अगर आपको सम्मन जारी कर दे या आपके परिवार वालों के खिलाफ में सम्मन जारी कर दे, तो आप तुरंत उस सम्मन आदेश को चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में। ये सारे प्रोसीजर जो है ऑलरेडी मैं छोटा ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं। क्योंकि आप लोगों को ये लगता है ना कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं, ज्ञानी बातें कर रहे हैं, हम ज्ञानी बातें नहीं कर रहे हैं, हम केवल वही बातें कर रहे हैं जिससे कि आपका और आपके परिवार का बचाव हो जाए। और सिंपल सी बात है, हम वीडियो बनाते हैं केवल हम इसी इंटेंशन से बनाते हैं कि आप लोगों का किसी तरीके से बचाव हो, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं। देखो, इनकम हमारी यूट्यूब से नहीं हो रही है कोई भी, और मोनेटाइजेशन हो गया है, सारी चीज़ें ठीक है। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं, और मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करें और इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं इन चीज़ों से निजात पाएं। क्योंकि आप हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे ना, हर वीडियो में आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ ऐसी मिल जाएगी जो आपके परिवार को बचा सकती है और आपको सेव कर सकती है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसमें हमने कुछ वीडियोस के लिंक भी डाले हुए हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, और अगर आप लोग संपर्क करना चाहें तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम ज्ञान फ्री में दे सकते हैं लेकिन समय फ्री में नहीं दे सकते, और आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग भी हमारी हेल्प करो। हम आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको बचाया जाए। और फालतू की मैं बातें नहीं करता हूँ, फालतू के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। और जजमेंट्स जो है, लोग कहते हैं कि भैया जजमेंट पे बनाया करो। भाई देखो, जजमेंट जो है ना वो जजमेंट बदलते रहते हैं। नीचे की अदालत का जजमेंट ऊपर बदल गया, ऊपर की अदालत का जजमेंट ऊपर बदल गया। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें यस भी होता है, दूसरे जजमेंट में नो भी होता है। तो कौन सा जजमेंट यूज किया जाएगा?
तो जजमेंट जो है ना वो उसी जगह पे यूज किया जा सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा होनेबल हाई कोर्ट और होनेबल सुप्रीम कोर्ट, यही लोग जजमेंट ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें देखा जाता है कि जहाँ विधि व्यवस्था फंसी हुई है, समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रही, तभी जजमेंटों का यूज किया जाता है। लेकिन जिसमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे रजनीश वर्सेस नेहा में गाइडलाइंस जारी की गई हैं पूरे सिस्टम के लिए, पूरी जुडिशरी के लिए की गई हैं, जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में की गई हैं, जैसे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में की गई हैं। तो ये गाइडलाइंस हैं, ये एडवाइजरी जारी की गई है बाकायदा सिस्टम के लिए, तो ये लागू होती है। लेकिन हर जजमेंट ज़रूरी नहीं है कि लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें कि कहते हैं कि पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा, कभी कहते हैं पति को भरण पोषण देना पड़ेगा, पत्नी कमा रही है फिर भी पति भरण पोषण देगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं। तो जजमेंटों पे हम बात नहीं करते, हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको बचाया जाए। दूसरी बात, हमने कुछ ड्राफ्ट तैयार किए हैं जिससे कि 498 में डोमेस्टिक वायलेंस में और CRPC 125 में ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है ना वो हम मूव कर सकते हैं। ये पूरा हम पैकेज बना रहे हैं। अगर आप लोग आगे हमसे जुड़ना चाहें तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और क्योंकि जिस हिसाब से ये मैटर चलते हैं उसी हिसाब से हमने कुछ इसके पैकेज बना रखे हैं कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस में कितने एप्लीकेशन लगनी है, कौन कौन सी एप्लीकेशन कब कब लग सकती है, और कैसे अपना डिफेंस, क्योंकि हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं चलते, हम अटैकिंग मोड पे भी चलते हैं। आप लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा दीवानी कचहरी में आप लोग हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।